स्नेजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव को उजागर करने वाले एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्टेज 0, 1 और 2 के सर्जिकल मैनेजमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये तो खैर हम सबका रोज का काम है, पर इसमें काफी बारीकियां हैं। बिल्कुल। इसमें देखिए मैनेजमेंट के दो मुख्य पहलू हैं। पहला तो हुआ ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है उसका इलाज, और दूसरा है एक्जिला यानी कांख का मैनेजमेंट। तो ट्यूमर के सर्जिकल ऑप्शंस से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, तो मोटे तौर पर दो ही रास्ते हैं, या तो मास्टेक्टमी जिसमें पूरी ब्रेस्ट निकाली जाती है, या फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी BCS। मास्टेक्टमी कब ज्यादा जरूरी या बेहतर विकल्प बन जाती है? हाँ, तो इसके कुछ क्लियर इंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर ट्यूमर का साइज ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से काफी बड़ा है, या फिर मल्टीसेंट्रिक डिजीज है, मतलब एक से ज्यादा जगह ट्यूमर है। फिर मैमोग्राम पर अगर डिफ्यूज माइक्रोकैल्सिफिकेशंस दिख रही हैं, जो अक्सर फैले हुए DCIS का साइन होती है। और हाँ, BRCA पॉजिटिव कैंसर में भी अक्सर मास्टेक्टमी प्रेफर की जाती है रिस्क रिडक्शन के लिए। और रिकरेंस के केस में? बिल्कुल, अगर पहले BCS हुई थी और उसी जगह लोकल रिकरेंस हुआ है, तो फिर मास्टेक्टमी ही ऑप्शन बचता है। और कभी-कभी तो पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस भी होती है। अच्छा, मास्टेक्टमी में भी तो कई तरह की होती हैं। हाँ, तो ट्रेडिशनल रेडिकल मास्टेक्टमी तो अब शायद ही होती है। हाँ, वो हेल्थ वाली रेडिकल मास्टेक्टमी तो अब नहीं करते, उसमें मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा थी। आजकल जो कॉमन है वो है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। जी, MRM। MRM में हम लेवल I और 2 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स निकालते हैं, कभी-कभी जरूरत पड़ने पर लेवल 3 भी। इसमें पेक्टोरालिस माइनर मसल को लेकर थोड़ी विभिन्नताएं हैं। पैटे में उसे हटाते हैं, ऑकिन्सक्लोस में रिट्रैक्ट करते हैं और स्कैनलन में स्प्लिट। राइट। और आजकल तो स्किन स्पेयरिंग और निपल एरियोला स्पेयरिंग मास्टेक्टमी भी काफी होती हैं, खासकर इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन के साथ। हाँ, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो है। बिल्कुल, निपल स्पेयरिंग के लिए ट्यूमर का मार्जिन वो स्किन से कम 1 सेंटीमीटर और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स से 2 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑटोलॉगस टिश्यू या सिलिकॉन इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी BCS पर। इसे वाइड लोकल एक्सिजन WLE या लंपेक्टमी भी कहते हैं। हाँ, इसमें हम ट्यूमर को निकालते हैं। कोशिश ये रहती है कि चारों तरफ कम से कम 1 सेंटीमीटर का नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू का मार्जिन आए। और BCS अकेली नहीं होती, रेडिएशन साथ में जरूरी है। बिल्कुल, BCS प्लस रेडियोथेरेपी को मिलाकर ही ब्रेस्ट कंजर्वेशन थेरेपी BCT कहते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज है स्पेसिमेन को सही से ओरिएंट करना। हाँ, वो मार्जिन्स के लिए। एग्जैक्टली, ताकि पता रहे कौन सा मार्जिन कहाँ का है। हम आमतौर पर एक लंबा धागा लैटरल, L फॉर लॉन्ग एंड लैटरल, और एक छोटा धागा सुपीरियर, S फॉर शॉर्ट एंड सुपीरियर मार्जिन पर लगाते हैं। और अगर मार्जिन पॉजिटिव आ गया तो फिर दोबारा ऑपरेट करके उस मार्जिन को और क्लियर करना पड़ता है, जिसे कैविटी शेव या री-एक्सिजन कहते हैं। BCS के भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होंगे, हर किसी में तो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल हैं, जैसे मैंने पहले कहा, मल्टीसेंट्रिक ट्यूमर, डिफ्यूज माइक्रोकैल्सिफिकेशन भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ट्यूमर और ब्रेस्ट का साइज रेशियो अगर बहुत खराब है, मतलब बहुत बड़ा ट्यूमर छोटी ब्रेस्ट में, या फिर 2 बार री-एक्सिजन के बाद भी मार्जिन पॉजिटिव आ रहे हों, ओके। और अगर पहले कभी उस ब्रेस्ट या चेस्ट वॉल पर रेडिएशन हुआ हो। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां भी हैं, जैसे एक्टिव SLE या स्क्लेरोडर्मा, जिनमें रेडिएशन थोड़ा रिस्की हो सकता है। और हाँ, अगर कोई पेशेंट बिल्कुल फ्लैट नहीं लेट सकता, जैसे सीवियर ऑर्थोपनिया में, तो रेडिएशन देना मुश्किल हो जाता है। आजकल ऑन्कोप्लास्टी का भी काफी जोर है, उसका क्या रोल है? हाँ, वो बहुत जरूरी है, खासकर कॉस्मेटिक आउटकम को बेहतर करने के लिए। देखिए, अगर हम सिंपल WLE में ब्रेस्ट वॉल्यूम का करीब 20% तक निकालते हैं, तो अक्सर डिफेक्ट ज्यादा पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन अगर 20% से ज्यादा वॉल्यूम निकालना पड़ रहा है, तो फिर लेवल 1 ऑन्कोप्लास्टी की जरूरत होती है। इसमें हम लोकल या डिस्टेंट टिश्यू फ्लैप्स यूज करते हैं डिफेक्ट को भरने के लिए। और लेवल 1 ऑन्कोप्लास्टी में जो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट तकनीक है, उसमें बचे हुए ग्लैंडुलर टिश्यू को मोबिलाइज करके डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। जैसे राउंड ब्लॉक या हाँ, या फिर थेरेप्यूटिक मैमोप्लास्टी टेक्निक्स। क्वाड्रेंटेक्टमी भी एक तरह की एक्सटेंसिव BCS है। समझ गया। चलिए, ये तो हुई ट्यूमर के बाद, अब एक्जिला पर आते हैं। यहाँ पर मुख्य तकनीकें हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसे SLN भी कहते हैं, और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन यानी ALND। बिल्कुल, SLNB अब अर्ली स्टेज क्लिनिकली नोड नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में एक्जिला की स्टेजिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है।
सेंटिनल नोड वो पहली नोड होती है जहां ट्यूमर सेल्स के ड्रेन होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। इसे ढूंढते कैसे? इसके लिए हम ट्रेसर यूज करते हैं, या तो ब्लू डाई जैसे पेटेंट ब्लू या आइसोसल्फन ब्लू, या फिर रेडियो आइसोटोप मतलब टेक्नीशियम 99M सल्फर कोलॉइड। आजकल इंडोसियानिन ग्रीन ICG जैसी फ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इसे ट्यूमर के पास या एरियोला के नीचे इंजेक्ट करते हैं। और फिर ऑपरेशन में या तो हम नीली लिम्फेटिक चैनल और नोड को देखकर पहचानते हैं, या फिर गामा प्रोब से रेडियो एक्टिव नोड को डिटेक्ट करते हैं, या फिर नियर इंफ्रारेड कैमरा से ICG वाली नोड को। कौन सी नोड्स निकालते हैं फिर? सारी नीली या हॉट? कोई भी नोड जो नीली हो या जिसमें रेडियो एक्टिविटी काउंट सबसे हॉट नोड के 10% से ज्यादा हो, उसे सेंटिनल माना जाता है और निकाला जाता है। फिर इन्हें इंट्रा ऑपरेटिव जांच के लिए भेजा जा सकता है। जैसे फ्रोजन सेक्शन? हाँ, फ्रोजन सेक्शन एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें फॉल्स नेगेटिव रेट करीब 10-12% तक हो सकता है। टच इम्प्रिंट साइटोलॉजी भी कर सकते हैं, या फिर कुछ सेंटर्स पर मॉलिक्यूलर एसेज जैसे OSNA वगैरह भी होते हैं। SLNB कब नहीं करनी चाहिए? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस? हाँ है, जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर में नहीं करते, लोकली एडवांस्ड T4 डिजीज में भी अवॉइड करते हैं, और अगर एक्जिला में पहले कोई सर्जरी हुई हो या रेडिएशन दिया गया हो तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बदल सकता है, तब SLNB रिलायबल नहीं रहती। और अगर क्लिनिकली सस्पिशियस नोड्स हैं या बायोप्सी में पहले ही नोड पॉजिटिव आ चुकी है, तब भी SLNB का रोल नहीं है, तब सीधा ALND करते हैं। अच्छा, तो ALND यानी एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन कब इंडिकेटेड है? जैसा अभी कहा, अगर प्री ऑपरेटिव जांच में या फाइन नीडल एस्पिरेशन या कोर बायोप्सी में नोड्स पॉजिटिव पाई गई हों, या फिर अगर SLNB की गई और उसमें मैक्रोमेटास्टेसिस मिला, खासकर अगर 3 या उससे ज्यादा नोड्स पॉजिटिव हों। ओके। इसमें हम लेवल 1 और 2 के सारे लिम्फ नोड्स और फैट को निकालते हैं। लेवल 3 नोड्स जो पेक्टोरालिस माइनर मसल के मीडियल होती हैं, उन्हें रूटीनली नहीं निकालते जब तक लेवल 1 या 2 में ग्रॉस डिजीज ना हो। ALND करते वक्त किन स्ट्रक्चर्स को बचाना सबसे जरूरी है? देखिए, एक्सिलरी वेन सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, उसे बचाना है। उसके अलावा नर्व्स का ध्यान रखना होता है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो सेरेटस एंटीरियर को जाती है, थोरैकोडोर्सल नर्व जो लैटिस्मस डोर्सी को जाती है, और पेक्टोरल नर्व्स? हाँ, मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व्स को भी बचाना चाहिए, खासकर लैटरल वाली को, जो पेक्टोरालिस मेजर के क्लैविकुलर हेड को सप्लाई करती है। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अगर नोडल डिजीज बहुत ज्यादा है तो कई बार उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिससे वो बाह के अंदरूनी हिस्से में सुन्नापन आता है। हाँ, उसी से। थोरैकोडोर्सल वेसल्स को भी बचाना होता है, खासकर अगर बाद में लैटिस्मस डोर्सी फ्लैप की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। तो ये अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के सर्जिकल मैनेजमेंट का एक अच्छा ओवरव्यू हो गया। हाँ, काफी सारे फैक्टर्स देखने होते हैं हर पेशेंट के लिए सही ट्रीटमेंट चुनने के लिए। हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।